ओके, ऑलराइट। सो आपने देखा कि हम लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँचे हुए थे कि जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स हैं वो ऑपोजिटली ट्रांसफॉर्म होने चाहिए। वो हमें 90 डिग्रीज के ऊपर हमने उनको जो है हमें रोटेट कराया, और उस वजह से क्या हुआ, ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो हमारे पास यहाँ मौजूद था वो माइनस साइन उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आप ये देखिए कि जो हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं उनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। वो हमें यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिखा, और ये साथ में बेसिस वेक्टर लिखे और उनको हमने खोल लिया। अभी भी हम इतनी जल्दी नहीं कर रहे। हमने यहाँ पे जो है 1 और 2 रखा है, लेकिन आप देखें ये ई आई प्राइम और हमने यहाँ सॉरी आई प्राइम और हमने आई प्राइम रखा है। अभी हम इसको अगले स्टेप में और फर्दर खोलेंगे मिसाल के तौर पर, क्योंकि इसके अंदर दो बेसिस वेक्टर्स मौजूद है ना, 1 और 2, 1 प्राइम और 2 प्राइम वाले। तो जो 1 प्राइम है वो वैसे लिखा जाएगा कि R1 1 प्राइम E1 प्लस R2 1 प्राइम E2। ठीक है, याद करें इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है आर का, जो बेसिस वेक्टर का वो 0 -1 1 और 0 है। तो जो इसका R1 और 1 प्राइम है, वो कंपोनेंट 0 है, तो यहाँ 0 आ गया। R2 1 प्राइम जो है वो बेसिकली -1 है। तो यहाँ पे हो गया, यस, यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं थी मैंने, ओ सॉरी, ये 2 1 है ना, 2 1 तो बेसिकली ये है, तो ये 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह जो E2 प्राइम है वो लिखा जाएगा R12 प्राइम E1 प्लस R22 प्राइम E2। तो R12 जो है वो बेसिकली -1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये E1 आ गया, और चूंकि R22 प्राइम 0 है तो 0 आ गया। तो ये बेसिक वेक्टर इस तरह लिखे जा रहे हैं 0 1 और ये -1 0, और जो कि हमें बात समझ में आ रही है। आपको याद है कि ये जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसमें बेसिक वेक्टर ऐसे ही तो थे ना, क्योंकि एक्स वाई की जगह पे चला गया था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास E1 जो था वो, अब देखिए वाई की जगह पे चला गया, और जो वाई था वो -x की जगह पे चला गया, क्योंकि हमारे ओरिजिनल जो बेसिस वेक्टर्स थे वो कुछ इस तरह थे। आपको याद होगा ये E1 था, ये E2 था। ठीक है, तो अब ये जो रोटेटेड उसके अंदर E1 जो है वो बेसिकली, बल्कि ये हाँ, ये E1 इधर चला गया है और E2 इधर चला गया, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ये कि आई प्राइम इज बेसिकली नाउ जे, और जे प्राइम इज इक्वल टू -i। ठीक है, तो अब अगर हम v को हम एक्सपेंड करें, तो हम कर सकते हैं वी आई प्लस 0 j, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारे पास वेक्टर था आपको याद होगा वो तो वाई डायरेक्शन में था ही नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में था, तो वी आई था। और चूंकि वेक्टर इनवेरिएंट रहना चाहिए किसी भी कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो अब जब हमने इसको एक्सपेंड कराया तो ज़ीरो आई प्राइम माइनस वी जे, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि जो हमारे पास वेक्टर है वो तो आपको याद है कि जो ओरिजिनल हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है, तो जो उसका आई प्राइम है, जो कि ये आप देखें कि ये प्राइम वाला है ना, तो इसके साथ तो पैरेलल है ही नहीं E1 के साथ, तो वो तो 0 है। और जो जो हमारे पास रोटेटेड फ्रेम के अंदर जो जे प्राइम है उसके साथ ये ऑपोजिट है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, तो वो ऑपोजिट है, तो उसके माइनस वी जे प्राइम आ गया। लेकिन जे प्राइम दरअसल क्या है, -i के बराबर है, तो देखिए दोबारा वी आई आ गया। तो इसका आपने देखा कि बावजूद इस बात की हमें ऐसा लग रहा था कि ये रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज होने से वी की तो कब पड़े, लेकिन जब हम प्रॉपरली कंपोनेंट्स को और जो बेसिस वेक्टर्स हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म करें, तो एट द एंड ऑफ द डे वी रिमेन इनवेरिएंट, इट डजंट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो कि कहलाते हैं ड्यूअल वेक्टर्स। अगेन जो हमारे पास नॉर्मल यूक्लिडियन स्पेसेस हैं, जो हम
आर एन से जाहिर करते हैं, जो जिसमें नॉर्मली अपनी फिजिक्स और मैथमेटिक्स करते होते हैं। उसमें चूँकि एक तो फ्लैट हैं और प्लस इनके जो मैट्रिक्स टेंसर्स हैं वो जस्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, तो हमें अ, आम जिंदगी में हमें इन चीज़ों का इतना फर्क पता नहीं चलता कि डुअल वेक्टर और वेक्टर में क्या फ़र्क है। बट इन फैक्ट दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो हम ज़रा सा देखते हैं। जो इनकी डेफिनेशंस देखें तो देखने में आपको बज़ाहिर ये लगेगा कि वो मोर और लेस सेम है कि डुअल वेक्टर्स आर स्ट्रेट डायरेक्टेड ऑब्जेक्ट डिफाइंड एट अ पॉइंट इन स्पेस, हेंस दे मस्ट लिव इन अ कॉपी। कॉपी मैं मेरे पास इसको मैं जुमला नहीं मैंने पूरा किया है, इन अ कॉपी ऑफ आर एन, यानी कि जो यूक्लिडियन स्पेस है या मिन्काउस्कियन स्पेस है, एट ईच पॉइंट विच वी कॉल द कोटेंजेंट स्पेस, क्योंकि जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि वो टेंजेंट स्पेसेस में रहते हैं, यानी कि जो प्लेन्स हैं टेंजेंट प्लेन्स वो मिलके टेंजेंट यानी टेंजेंट स्पेस बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम इस पॉइंट पर जो हमने पॉइंट यहाँ पे तस्वुर किया है या इमेजिन किया है उस पर हम मुख्तलिफ वेक्टर्स बना सकते हैं या कर्व्स बना सकते हैं। उन कर्व्स के ऊपर वो वेक्टर जो है वो टेंजेंट होंगे, तो वो सारे टेंजेंट वेक्टर्स का जो समझे मजमूआ है वो टेंजेंट स्पेस कहलाता है। तो जो हमारे पास डुअल वेक्टर्स होंगे, राइट, या जिसे हम टेक्निकली वन फॉर्म भी कहते हैं, तो वो कोटेंजेंट स्पेस के अंदर होंगे मौजूद। ठीक है, मुझे ख्याल रखिएगा। तो ये मेन फ़र्क जो आ रहा है तो वो ये कि जो वेक्टर्स हैं वो टेंजेंट स्पेसेस में होते हैं मौजूद, और जो डुअल वेक्टर्स हैं वो कोटेंजेंट स्पेसेस में होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और वेक्टर्स की तरह डुअल वेक्टर्स भी इनवेरिएंट होते हैं और वो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो यकीनी तौर पे डिपेंड कर सकते हैं या बेसिक वेक्टर्स, लेकिन वो सब जो हैं बताते खुद वो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और वो ये कि जब ये किसी वेक्टर के ऊपर एक्ट करते हैं, राइट, वो उस वेक्टर को खा जाते हैं कहीं पे। ठीक है, और वो वेक्टर को खा के उसको स्केलर बना देते हैं, और जिसको मैथमेटिकली तौर पे हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये जो ओमेगा एफर्ट्स करें कि ये गोल वेक्टर है। ठीक है, और अंदर हमने ब्रैकेट में एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, ए टाइम्स वी वन प्लस बी टाइम्स वी टू। ए और बी इसमें स्केलर्स हैं और वी वन और वी टू एफर्ट्स करें वेक्टर्स हैं। तो ये ओमेगा जाके जब इस इक्वेशन पे एक्ट करेगा लीनियरली, ठीक है, तो क्या होगा कि स्केलर के ऊपर तो एक्ट नहीं करेगा, ये जाके एक्ट करेगा वी वन पे और फिर ये एक्ट करेगा वी टू पे। तो जो इसका जवाब बाहर निकलेगा वो एक स्केलर होगा। ठीक है? अभी हम इसका आगे जाके और क्लियरली मतलब देखेंगे इसका मतलब क्या है। ये मैंने सिर्फ सिम्बॉलिकली लिखा है, जैसे मैं मैथमेटिक्स की ज़बान में कह रहा हूँ कि ये पूरी जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसके एट द एंड ऑफ द डे जो एक्शन है डुअल वेक्टर्स का वेक्टर्स पे, एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी गेटिंग अ स्केलर, अ नंबर आउट ऑफ इट। वेक्टर्स और डुअल वेक्टर्स नंबर नहीं है, लेकिन जब ये एक्ट करते हैं एक दूसरे पे तो नॉट एक दूसरे बल्कि टेक्निकली तौर पे करेक्ट जुमला ये है कि डुअल वेक्टर वेक्टर्स पे एक्ट करते हैं तो हमें स्केलर मिलता है। ठीक है, ऑलराइट। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब सवाल जैसे मैंने आपसे कहा कि वेक्टर्स के द्वारा डुअल वेक्टर भी इनवेरिएंट है। अब सवाल ये आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर वेक्टर भी इनवेरिएंट हैं, स्केलर और डुअल वेक्टर भी इनवेरिएंट हैं, तो आखिर स्केलर कैसे हैं? तो देखिए, स्केलर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नंबर है जो एक्सप्लिसिटली तौर पर इनवेरिएंट है। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि डुअल वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स हैं उनमें कंपोनेंट अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और बेसिक वेक्टर अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जबकि जो स्केलर्स हैं उनमें इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रूल है नहीं। दे आर जस्ट नंबर्स एंड दैट्स इट। तो वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट फ्री हैं, तो किसी कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करे। एक 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर कि आप उसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में देखें या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में देखें या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में देखें, इट डजंट मैटर। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमारे पास
एक तरीका मौजूद था, हमने कहा था कि भाई वेक्टर के कंपोनेंट किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं वो हमें पता था, तो उससे हमने बेसिस वेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन रूल गैस किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि वेक्टर्स इनवैरिएंट हैं। तो अब ये चीज़ की फैसिलिटी हमारे पास अभी डुअल वेक्टर्स के लिए मौजूद नहीं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि डुअल वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो अब क्या किया जाए? ठीक है ना, ये सवाल तो बिल्कुल वैलिड है ना। वहाँ पे हमें पता था कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं वेक्टर्स के, और हमें पता था वेक्टर इनवेरिएंट है, तो हमने उस वो गैस करते हुए हमने कह दिया कि बेसिस वेक्टर्स को अपोजिटली ट्रांसफॉर्म होना चाहिए ताकि ओवरऑल क्वांटिटी वेरिएंट है। लेकिन यहाँ हमें नहीं मालूम कि डुअल वेक्टर्स के कंपोनेंट कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो उसको करने का तरीका ये होता है कि हमने फर्ज करें कि डुअल बेसिस वेक्टर का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और उन डुअल जो बेसिस वेक्टर्स हैं हमने उनको थीटा का नाम दिया, राइट? थीटा 1, थीटा 2, जिस तरह हमने E1 E2 कहा था, लेट्स कॉल देम थीटा एंड थीटा 2। ये हरगिज़ भी इनका ताल्लुक एंगल से नहीं, थीटा इज जस्ट अ सिंबल। ठीक है, और जस्ट टू रिकॉल हमें पता है कि वेक्टर्स ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, बट ऐसा कोई रूल हमारे पास भी उनके डुअल वेक्टर्स के लिए नहीं है। तो लेट्स ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। समथिंग डिफरेंट क्या हो सकती है? हमें इतना मालूम है कि थीटा म्यू और ये डुअल वेक्टर्स के हमारे पास बेसिस वेक्टर्स हैं, और ये ई न्यू जो कि हमारे पास वेक्टर्स के बेसिस वेक्टर्स हैं। फर्ज करें कि अगर हम इनका इस तरीके से डॉट ले लें, ये बेसिकली डॉट कहना ही हुआ ना, हम थीटा म्यू को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं एज ए क्रॉनिकल डेल्टा म्यू न्यू। ठीक है, और ये 1 होगा उस वक्त जब म्यू न्यू के बराबर होगा, और जब 0 हो जाएगा जब म्यू न्यू के बराबर नहीं होगा। ये हमें मालूम है क्योंकि ये ऑर्थोगोनल जो है वो होंगे अमीन एक्सिस होंगे। ठीक है, तो ये जो डेल्टा म्यू न्यू है, इट इज प्योर अ नंबर, ये एक नंबर है। ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेट फ्री है, ये कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहे हैं म्यू ये किस उसमें है, लेकिन ये नंबर जो है वो स्केलर है, एक प्योर नंबर है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। मिसाल के तौर पे हम इस पूरी इक्वेशन को उठा के एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले गए, यानी थीटा म्यू प्राइम और ई म्यू प्राइम। ठीक है, जो कि बराबर है डेल्टा म्यू म्यू प्राइम। ठीक है, लेकिन याद रहे कि ये और ये एक नंबर्स हैं, नथिंग मोर देन दैट। अब हमने क्या किया कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिखे। हमें ये मालूम है कि ये ई न्यू जो हमने इससे पहले देख चुके हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल क्या है कि लैम्डा न्यू न्यू प्राइम ई न्यू, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर नंबर लाना चाह रहे हैं तो अगेन हमें ये अंदाज़ा तो हो ही रहा है कि ये भी जो थीटा न्यू प्राइम है, इसके भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स कुछ इस तरह के होने चाहिए। तो वो हमें अभी हम इसको गैस कर रहे हैं। ठीक है, हमने गैस किया कि भाई ये चीज़ इस तरह से हो सकती है, लैम्डा म्यू प्राइम म्यू थीटा म्यू। ठीक है, अच्छा, फिर हमने अगेन क्या किया कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस थे उनको एक तरफ कर लिया, और ये थीटा म्यू और ई म्यू को एक तरफ कर लिया। ठीक है, ये हमें मालूम है कि थीटा म्यू और ई म्यू बराबर है, जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है क्रॉनिकल डेल्टा म्यू न्यू के। ठीक है, ये हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। अब अगर मैं म्यू को न्यू के बराबर कर दूँ तो क्या होगा? अगेन आप ये देखिए कि जैसे मैं म्यू न्यू के बराबर करूँगा तो यहाँ पर भी म्यू आ जाएगा। ठीक है, राइट? तो अब ये आपस में सम हो रहे हैं, जैसे ही सम होंगे तो ये चीज़ क्रॉनिकल डेल्टा म्यू प्राइम के बराबर हो जाएगी। तो दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज लाइक लैम्डा इनवर्स टाइम लैम्डा, ये हमारे पास क्रॉनिकल डेल्टा के बराबर आता है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, कि हम प्राइम सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी। तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स पता चल गए। हमें ये तो पता था कि जो ई म्यू है, बेसिस वेक्टर्स जो हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जो डुअल वेक्टर के बेसिस वेक्टर्स हैं, जो डुअल बेसिस वेक्टर्स हैं, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, सो नाउ वी नो कि सिर्फ इसको देखते हुए, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि बेसिस वेक्टर्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, डुअल बेसिस वेक्टर्स, तो हमें मालूम है कि फिर ये होगा
कि जो डुअल वेक्टर्स हैं वो फिर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे कि वो ओमेगा ओवरऑल जो है वो इनवैरिएंट रहे। इसका मतलब है कि वेक्टर्स के कंपोनेंट ऐसे ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है, अब ये जरा सा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के आप जरा सा याद ध्यान में रखिए कि म्यू प्राइम है। यहाँ पर ये देखिए ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हैं वी म्यू प्राइम। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लैम्डा म्यू प्राइम म्यू वी म्यू। ऑन दी अदर हैंड जो ओमेगा म्यू है, जो डुअल वेक्टर के कंपोनेंट है, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ओमेगा म्यू प्राइम इज इक्वल्स टू लैम्डा। लेकिन अब की दफा देखिए कि म्यू प्राइम नीचे है म्यू और ओमेगा। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं और आपको पता है कि अपने वो जो किताब हम फॉलो कर रहे हैं उसमें इसके डिफ्रेंसिएशन भी आपको बताई गई है कि यहाँ पे प्राइम को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अनप्राइम के लिहाज से, यहाँ हम प्राइम अनप्राइम को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्राइम के लिहाज से। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं वेक्टर कंपोनेंट के और डुअल वेक्टर कंपोनेंट्स के। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये इक्वेशन जो हमने ऊपर देखी थी हमें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी कि फर्ज करें कि ये डुअल वेक्टर ओमेगा वी के ऊपर एक्ट कर रहा है। क्या मतलब है, हम इसको अगर कंपोनेंट में लिखते हैं तो ओमेगा म्यू थीटा म्यू और वी न्यू ई न्यू। ठीक है, तो फिर हमने पहले क्या किया कि बेसिस वेक्टर्स को एक तरफ कर दिया और इनको उठा के एक तरफ कर दिया। इन दोनों का जो वो है मल्टीप्लिकेशन है वो एक नंबर के बराबर है, तो डेल्टा म्यू म्यू हो गया और ये इधर आ गया। फिर हमने म्यू म्यू को बराबर किया तो ये ओमेगा म्यू वी म्यू हो गया। इसको एक्सपेंड करें तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो हमने गौर किया तो पता चला कि ये इक्वेशन तो और कुछ भी नहीं है, ये तो डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि मोर सोफिस्टिकेटेड वे में जो डॉट प्रोडक्ट लेने का जो तरीका है वो दरअसल ओमेगा एक्टिंग ऑन वी है। ठीक है, यानी कि ये वही ओल्ड इक्वेशन लिखी हुई है जो हम छोटी क्लासेस में देखते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे वी यूज्ड टू राइट इट लाइक ए डॉट बी। ठीक है, हम ऐसे ही लिखते हुए आ रहे हैं ना। तो याद रखें जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी होती है, राइट, वो बेसिकली डुअल वेक्टर होता है और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होता है वो वेक्टर होता है। लेकिन अभी हम आगे देखेंगे क्योंकि यूक्लिडियन स्पेसेस में डुअल वेक्टर और वेक्टर में कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए कोई इससे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि यू राइट ए डॉट बी और बी डॉट ए। इट आई मीन इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस हो सकता है। ठीक है ना। तो जो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीका है डॉट प्रोडक्ट लिखने का वो ओमेगा और फिर ये एक्टिंग ऑन वी है। ठीक है, जिसे हम छोटी क्लासेस में ए डॉट बी लिखा करते थे। ठीक, तो इसका मतलब है इसको थोड़ा सा हम और ज़रा डिटेल में जाएं तो हम ये लिखेंगे कि नाउ हम देखेंगे व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो द डॉट प्रोडक्ट कंटेन्स टू वेक्टर्स टू मेक अ नंबर। हमने कहा कि वी न्यू लैम्डा न्यू इट विल गिव अस अ नंबर। ठीक है, a real number. In our new language, what dot product does is take one of the vector and turn it into a dual vector. Then let the dual vector eat the vector to make a number. कैसे? फर्स्ट करें कि हमारे पास ये दो वेक्टर रखे हुए हैं वी म्यू और के म्यू, ये दोनों वेक्टर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम कर क्या रहे होंगे कि इनमें से किसी एक को जो है वो हम डुअल वेक्टर बनाएंगे और वो डुअल वेक्टर वेक्टर पे एक्ट करेगा और हमें एक नंबर दे देगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। मिसाल के तौर पे हमारे पास वी आई और वी जे लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, जिसको अगर हम इसका डॉट करें तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये हम इसको लिख सकते हैं वी वन प्लस वी टू एंड सो ऑन। कैसे मतलब इस इक्वेशन को सेंस क्या बनेगी? सेंस इस तरह बनेगी कि डेल्टा क्रॉनिक हम इस चीज़ को और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा आई जे वी जे। ठीक है, अब चूंकि आम जो हमारे पास स्पेसेस हैं उसमें डेल्टा आई जे जो है तो महज एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वन 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 एंड सो ऑन, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें तो। ठीक है, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें। मीन इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम इसमें जो है हम वी आई को पहले लिख रहे हैं या जे को पहले लिख रहे हैं एंड सो ऑन। स्पेशल रिलेटिविटी में ये जो हमारे पास मेट्रिक टेंसर है वो बेसिकली ईटा म्यू म्यू लिखा जाता है। तो ये वी म्यू और म्यू जो हम डॉट लेने की कोशिश करेंगे वो बेसिकली
इस तरह लिखा जाएगा ईटा म्यू न्यू वी म्यू और लैम्डा न्यू। अब आप चूंकि ये मेट्रिक है, आप चाहें तो उसको म्यू म्यू लिखें या न्यू न्यू लिखें, इट डजंट मैटर। इवन ये इससे भी कोई मैटर नहीं करेगा कि आप उसको इस तरह लिख दें, ठीक है। तो एक और तरीका ये है कि जब अगर हम बेसिकली किसी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को कोवेरिएंट बनाना चाहें तो हम ईटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेट्रिक टेंसर का एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो वेक्टर की नेचर तब्दील कर देता है। हम यहाँ हमारे पास कॉन्ट्रावेरिएंट लिखा हुआ है, उसको हमने कोवेरिएंट में चेंज कर दिया। और अगर ये वी है और हम इसको कॉन्ट्रावेरिएंट बनाना चाह रहे हैं तो ईटा म्यू न्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से दरअसल क्या हो रहा है कि ईटा म्यू न्यू जो ऊपर की तरफ लिखते हैं और ईटा म्यू न्यू नीचे लिखते हैं, ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहे हैं। मिसाल के इसका मतलब क्या है कि ये जो ईटा म्यू न्यू है, ये बुनियादी तौर पर एक तरह से इन्वर्स का काम कर रहा है, यानी कि ये ईटा म्यू न्यू इज एन इन्वर्स, ये जो है वो एक किस्म का इन्वर्स मैट्रिक्स है फॉर ईटा म्यू न्यू एंड वाइस वर्सा, ठीक है। ये इसका एक तरह से इन्वर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर आपको 1 दे देता है, but it is only valid in this possibility, but eta inverse is just eta, but it is not always the case, ठीक है। ये हमेशा सेम नहीं होगा। इस वजह से हमें ये केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर हमारे पास वी म्यू नीचे लिखा हुआ है या ये ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लिहाज से हमारा जो जी म्यू न्यू होगा वो सेट होगा कि आया हम ये लिख रहे हैं या फिर ये लिख रहे हैं। तो in general G mu nu is not an inverse of ये covariant जो second rank tensor है, covariant tensor है, इसका in general inverse नहीं होता। तो हमें ये ख्याल करना पड़ेगा कि हम V mu लिख रहे हैं और हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेट्रिक। अब मेट्रिक डिपेंड कर रहा है स्पेस पे कि स्पेस किस तरह की है, उसके लिहाज से मेट्रिक चेंज होगा। मेट्रिक चेंज होगा तो ये दोनों डिफरेंट रिजल्ट दे सकते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपके सामने ए डॉट बी लिखूँ, ठीक है, ए डॉट बी लिखूँ और मैं आपके सामने बी डॉट ए लिखूँ, ये दो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये इसकी ए डॉट बी की मिसाल ऐसी ही है कि जैसे मैंने वी म्यू नीचे और यहाँ पे ऊपर लिखा है, और बी डॉट ए की मिसाल ये हो सकती है कि मैंने आपकी दफ़ा म्यू ऊपर लिखा है और यहाँ पे वी के साथ म्यू नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये जो मैं चेंज कर रहा हूँ इंडाइसिस को, ये मेट्रिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मेट्रिक कैसा होगा उसके लिहाज से डॉट प्रोडक्ट जो है वो सेट होगा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट हाईली डिपेंडेंट है मेट्रिक टेंसर पे, और मेट्रिक टेंसर इन टर्न डिपेंड करेगा स्पेस कैसी है, ठीक है। अगर कर्व्ड स्पेस है तो फिर ए डॉट बी विल नॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। ओके, सो यहाँ पर हम ये बात और कहना चाहेंगे कि ये तो खैर मैंने आपके सामने बता ही दिया कि ये मेट्रिक टेंसर के ज़रिए से हम ये सारी वेक्टर्स के जो इंडेक्स हैं कि जिम्नास्टिक हम कंट्रोल करते हैं। लेकिन चूंकि हमें इस तमाम स्टडीज़ में ये बात पता चल गई है कि कंपोनेंट जैसे भी ट्रांसफॉर्म हो, जो हमारे बेसिस वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा उसके अपोजिट ही ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो ओवरऑल चेंजेस को कैंसिल आउट कर देते हैं, चाहे वो वेक्टर्स हों चाहे वो डुअल वेक्टर्स हों, ठीक है। तो यही वजह है कि आइंदा आने वाले वक्तों में या आप देखें अक्सर किताबों में वो आपके सामने फॉर एग्जांपल वी म्यू हुआ या फॉर एग्जांपल पी म्यू हुआ, वो इसका जिक्र तो कर रहे होंगे, लेकिन वो जो हमारे पास बेसिस वेक्टर्स हैं, राइट, वो इनका जिक्र नहीं कर रहे होंगे। या अगर फर्ज करें जैसे अभी हमें ड्यूअल वेक्टर के हमें बेसिस वेक्टर देखे, वो उनका जिक्र नहीं कर रहे होंगे, वो सिंपल कंपोनेंट्स की ऊपर बात करेंगे। इवन हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो हमारे पास टेंसर्स होते हैं, वो टेंसर्स भी बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेट फ्री होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक टेंसर लिखता हूँ टी म्यू न्यू, ठीक है, ये एक टेंसर है, ओके। तो उसूली तौर पे ये टेंसर भी किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना।
क्योंकि जब वेक्टर नहीं कर रहा, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली रैंक 1 टेंसर्स होते हैं और स्केलर रैंक 0 टेंसर्स होते हैं, और जो ये हमारे पास रैंक 2 टेंसर लिखा हुआ है उसमें 2 इंडाइसेस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं ऐसी कोई चीज़ लिखना चाह रहा हूँ, तो उसको करने का फिर मेरे पास तरीका ये होगा कि जो जिस तरह आपको याद है कि डी एक्स म्यू अगर हम लिख रहे थे तो हमें क्या चाहिए होता था? म्यू म्यू, ठीक है। और ये फिर हमारे पास डी एक्स म्यू आया करता था, म्यू आया करता था, ठीक है। और फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये म्यू होता था, तो वो फिर किसी और तरीके से ट्रांसफॉर्म होता था। अगर लेट्स कॉल कॉल इट प्राइम कह लें हम इसको, ठीक है। तो ये अगर प्राइम है तो ये प्राइम होता, ये सॉरी, ये हमने फर्स्ट करें इसको सिग्मा कह दिया, ये म्यू प्राइम हो गया, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सिग्मा हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते थे, ठीक है। तो अब इसी तरह यहाँ पर भी जो टीम यू न्यू है इसमें भी हमें इसी चीज़ का यह ख्याल रखना पड़ेगा। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूँ। मुझे थोड़ा सा इसको हमें रिकॉल करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मुझे वो करने के लिए क्या नाम है, सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है। लेट मी जस्ट शो यू वन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। क्योंकि जो हमारे पास टेंसर्स होते हैं उसमें दोनों इंडेक्स जो है वो हमारे पास आ सकती हैं, तो वो फिर उसके लिहाज से हमें जो है वो जो है ज़रा सा हमें होशियार होना पड़ेगा। लेट मी सी कि हम इसको आसान तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ओके ओके ओके, लेट मी गो बैक वेयर आई वाज। ओके, देखिए ये हमने यहाँ पे लिखा है, और इसको हमें अगर वो बनाना है कोऑर्डिनेट फ्री, तो वी मस्ट हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिखा करते हैं न्यू, ठीक है। तो ये टेंसर्स जो हैं वो ऐसे लिखे हैं, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे किताबों में वो सिर्फ टीमोनियो का जिक्र कर रहे होते हैं, इन बेसिस वेक्टर्स का जिक्र नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक टेंसर, एक और टेंसर है, जबकि आपकी दफ़ा वो कोवेरिएंट टेंसर हो, न्यू न्यू, ठीक है। उसमें क्या होगा? वी हैव टू राइट इट समथिंग लाइक दिस, जैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, थीटा न्यू, ये हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर फर्ज करें हमारे पास फर्ज करें कि आपकी दफ़ा इसको यहाँ से मिटाऊंगा, हमारे पास मिक्स टेंसर हो, ठीक है, टी है और टी म्यू न्यू है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे भी हम हमारे पास कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए ना। एक सेकंड, तो इसको साथ हम क्या कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई बनाए, हम सिंप्लीफाई करें। एक सेकंड, इसके साथ हम और आसान बना सकते हैं इसको। ऑलराइट, इसको हम और आसान बना सकते हैं ऐसे। लेट मी, ये आपके पास स्क्रीन आ रहा है मेरा? जी सर, आ रही है ये स्क्रीन। एक सेकंड रुकिएगा, ये मेरे पास कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये रिमेनिंग, अच्छा ठीक है। स्क्रीन किधर गया मेरा? मैं कहाँ पे था? एक सेकंड रुकिएगा, स्क्रीन गायब हो गया।
माय स्क्रीन। ओके, यस। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा था, अगेन मुझे यहाँ पर बेसिकली ये करना पड़ेगा, और दिस वन और थीटा न्यू, ये इस तरीके से हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मिक्स टेंसर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें शामिल हैं। तो याद रखें कि ये जो हमारे पास टेंसर्स जो होते हैं कि बाइलिनियर्स होते हैं, इसमें दोनों तरह के इंडाइसेस आते हैं, म्यू और न्यू जो है इन जनरल दोनों होते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ इस तरह के, फर्ज करें मैं म्यू न्यू की बात करूँ, ठीक है, तो हम इसको 0 0 लिख सकते हैं, और हम इसको 1 0 लिख सकते हैं, बल्कि 0 1 कर लें, 0 1 1 0 और 1 1 फॉर एग्जाम्पल। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे म्यू न्यू मौजूद नहीं है, तो दिस इज स्केलर, कोई इंडेक्स नहीं है। और यहाँ फर्ज करें ऊपर की तरफ इंडेक्स है, तो दिस इज वेक्टर, ये हमारे पास डुअल वेक्टर है, एंड दिस इज प्योर टेंसर। ये हैं सारे टेंसर, लेकिन ये सेकंड रैंक टेंसर हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली बाइलिनियर मैप्स कहलाते हैं मैथमेटिक्स की जो है ज़बान में, राइट। तो और इसके अलावा हम जो है इसमें इंडेक्सेस का और भी इजाफा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास न्यू न्यू सिग्मा हो जाए फॉर एग्जांपल, तो वो उसी लिहाज से, क्योंकि जो बेसिक टेंसर होगा वो तो इंडेक्स फ्री होगा, तो हमें फिर उसके लिहाज से हमें फर्ज करें कि ई म्यू क्रॉस ई म्यू क्रॉस और थीटा सिग्मा, ये बेसिकली टेंसर होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि ये बेसिस वेक्टर्स का जो खेल है वो हम नहीं लिखते, हम ज़्यादातर जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख रहे होते हैं, आपको याद होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स के लिए लिख रहे होते हैं, बेसिस वेक्टर्स के लिए हम नहीं लिखते, ठीक है। तो उसकी वजह सिंपल जो है वो ये है कि हमें मालूम है कि कंपोनेंट जिस तरह से भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जो बेसिक वेक्टर्स हैं वो उसके अपोजिटली ट्रांसफॉर्म होंगे, एंड दे विल टेक केयर ऑफ द होल थिंग। और एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे पास फिजिकल एंटिटी है, जैसे टेंसर है या वेक्टर है, वो इंटैक्ट रहेगा, और वो इनवेरिएंट रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। तो ये पीछे हमारा आइडिया है। अगर हमने वेक्टर और डुअल वेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स सेट कर लिए, तो उन्हीं की बेसिस पे हम किसी भी हायर रैंक का जो टेंसर है उसके भी ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम जो है वो तय कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली टेंसर्स ही हैं, बट वो रैंक वन टेंसर हैं, राइट। तो उसमें एक प्योर वेक्टर में जिसका डुअलनेस जीरो है, सिर्फ वेक्टरनेस है, एक डुअल वेक्टर में से उसकी डुअलनेस है, वेक्टरनेस उसकी जो है वो वो उसकी जो है वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने 1 1 बनाया, आप इस तरह कोई और ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 3 या फॉर एग्जांपल 0 2। ये जो मैंने एग्जांपल दी थी टी न्यू न्यू की, तो ये 0 2 वाली एग्जांपल है। इसी तरह अगर मैं यहाँ 2 2 0 बना दूँ, तो ये वाली एग्जांपल होगी। यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरेंट टेंसर है। और हम इसकी मिसाल ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 वाली एग्जांपल ये वाली है, यानी कि मेरे पास न्यू न्यू है और सिग्मा है, तो ये मिक्स टेंसर्स हैं, ठीक है। तो ये प्योर स्केलर हो गया, ये प्योर वेक्टर हो गया, ये और ये सेकंड थर्ड वाला डुअल वेक्टर हो गया। ये ये भी बेसिकली मिक्स टेंसर है। ये इसकी मिसाल इस तरह की है कि मेरे पास टी म्यू म्यू ऊपर है, न्यू न्यू जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये प्योर ये वाला जो 0 2 वाला, ये प्योर कॉन्ट्रावेरेंट सेकंड रैंक टेंसर है। 2 0 जो है वो प्योर कोवेरिएंट सेकंड रैंक टेंसर है, और ये मिक्स टेंसर्स हैं। ये बेसिकली रैंक 3 टेंसर है जो कि मिक्स टेंसर है, न्यू न्यू है और सिग्मा इन्वॉल्व, एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें हमें देखना इसलिए ज़रूरी था
कि हमारा वास्ता इन इन क्वांटिटीज़ के साथ पड़ रहा है, और ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि इन सब के जो हाँ, आप समझ जाएँ कि उनको समझने का जो तरीका है, तो बेसिकली उनके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं। एक वेक्टर इस वजह से है कि इट हैज़ अ सर्टेन वे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? उसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं। इसी तरह एक डुअल वेक्टर इसलिए है कि उसके सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन रूल हैं। ये वजह है कि बहुत अच्छी किताबें इन चीज़ों पे को काफ़ी एम्फसाइज़ करती हैं कि वेक्टर महज़ कोई डायरेक्टेड लाइन टाइप की चीज़ नहीं है, अ, बल्कि उसके पीछे स्ट्रक्चर मौजूद है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स हैं। तो ये चीज़ें अपने ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के ज़रिए से पहचानी जाती हैं। सो यहाँ तक तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ईजी है। हम अभी फ्लैट स्पेसेस का जिक्र कर रहे हैं। आइंदा आने वाली क्लासेस में हम जब वेक्टर्स को कर्व्ड स्पेसेस के ऊपर ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो वहाँ हमारा वास्ता पड़ेगा मखसूस टेक्निक्स के साथ, या हमें डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी कर्व्ड स्पेसेस में। तो वहाँ हमारा वास्ता जो है वो एक मखसूस किस्म की डिफ्रेंसिएशन से पड़ेगा, जिसे कोवेरिएंट डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास वेक्टर्स और डुअल वेक्टर्स और टेंसर्स के आइडियाज़ बहुत क्लियर होने चाहिए। यही वजह है कि आज ये सब चीज़ें कवर की गई। तो अब तक जो हमने किया है उसके मुतालिक आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे बताइए। वैसे भी 2 मिनट रह गए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कीजिए। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स? फिलहाल तो नहीं है सर। फिलहाल नहीं है। अच्छा, तो ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आप ये देख सकते हैं, और शेन करॉल की किताब भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये चीज़ें जो है वो उसकी जेम्स हार्टले की जो किताब है ग्रेविटी, उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये मेरे नोटेशन बहुत ज़्यादा करीब हैं इससे, जो शेन करॉल की किताब है। ये आइडिया अ, अभी पूछें। सर ये शैन क्रॉल और हार्टल, सर ये मतलब ये नोटेशन सर हम उसमें से फॉलो कर रहे हैं? नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन किताबों में दी हुई हैं। देखिए ये इस तरह की टेंसर्स वगैरह की या वेक्टर्स की जो डिस्कशन है, ये आपको आम किताबों में नहीं मिलेगी। लेकिन ये आपका जो लेवल है, इस पर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये शैन करॉल की जो किताब है और वो जेम्स हार्टले की जो किताब है ग्रेविटी, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है सर। अक्सर किताबें सर जिक्र ये करती हैं लेकिन डिटेल में नहीं जाती हैं। ठीक। सर ये आप ग्रुप में सेंड करेंगे या ये आपकी ड्राइव से मिलेंगे ये वाले ये नोट्स? ये ये मैंने ड्राइव पर मैंने शेयर की हुई है। ठीक है सर। Any question? सर सर आवाज़ आ रही है सर? आप कुछ सवाल कर रहे हैं? सर जी सर, ये हाँ, बेसिस वेक्टर और ड्यूअल वेक्टर में बेसिक फ़र्क क्या है सर, ये पूछना देखो था। वेक्टर देखो एक वेक्टर उसके कंपोनेंट है। बेसिस वेक्टर तो वो हैं कि जिसमें कि आप बुनियादी तौर पर अपने किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप डिफाइन करते हैं, जैसे आई जे के वी एक्स वी वाई वी जेड, तो उसके कंपोनेंट हुए ना, और आई जे के उसके बेसिस वेक्टर्स हैं। ठीक है ना? इसी तरह एक वेक्टर तो वी एक्स वी वाई वी जेड तो अपनी जगह है, लेकिन आर थीटा और फाई ये बेसिस वेक्टर्स हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। बेसिस वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी टर्म्स में हम कंपोनेंट को लिखते हैं। सही है सर, हम्म, थैंक यू सर। और कुछ